Disclaimer. This video is a fan-made narrative and explanation of a fictional story. It does not include or reuse any official audio, video, music, or other copyrighted material from any platform. All voiceovers, narrations, and scripts are completely original and independently created by the creator. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कहानी ट्यूब की उस दुनिया में जहां हर कहानी अपने साथ लाती है एक नया रहस्य, नया रोमांच और ढेर सारी भावनाएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए ताकि हमारी अगली रोमांचक कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। यहाँ आपको मिलेंगी थ्रिलर से भरपूर कहानियाँ, अद्भुत साई-फाई फैंटेसी की झलक और दिल को छू जाने वाली लव स्टोरीज जो हर बार आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। तो चलिए अब वक्त है आज की कहानी में खो जाने का। बूढ़े आदमी ने ठंडी सांस ली और उसकी आंखों में तेज चमक आ गई। तुम अर्थ लेवल का मार्शल आर्टिस्ट हो, मेरे सिंह परिवार के शिष्यों को मार रहे हो। क्या तुम्हें लगता है तुम हीरो हो? मेरे पास वापस आओ। दहाड़ते हुए बूढ़ा आदमी अचानक मुक्का मारता है। उसकी ताकतवर मुट्ठी हवा में तूफान बन जाती है जो शिवदत्त की हथेली की ताकत को पूरी तरह दबा देती है। अच्छा, शिवदत्त का चेहरा बदल जाता है। उसके दिल में अचानक खतरे का एहसास होता है। उसकी असली ताकत तुरंत चरम पर पहुंच जाती है, लेकिन ये काम नहीं करता। एक जोरदार दहाड़ के साथ उसकी हथेली की ताकत पल में टूट जाती है। एक खतरनाक ताकत उसकी छाती पर लगती है और वो बेहोश हो जाता है। उसके मुंह के कोने से खून की पतली धार बहने लगती है। उस आदमी को देखकर सिंह परिवार के कई शिष्य खुशी से चिल्ला उठते हैं। ये आगंतुक सिंह परिवार के बड़े बुजुर्ग शिवकांत थे। वो सिंह परिवार के घर में इकलौते अर्थ लेवल के मार्शल आर्टिस्ट भी थे। जब शिवकांत आए तो सिंह परिवार के लोगों में अचानक नई जान आ गई और उनका जोश बढ़ गया। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। मुझे नहीं लगता कि सिंह परिवार में कोई भी यहां आकर बदमाशी कर सकता है। हाथ हिलाते हुए शिवकांत ने सबको भरोसा दिलाया। उसी वक्त उसने अवधेश को देखा। उसकी आंखों में गहरी गरिमा थी। नवनीत और बाकी लोग अपनी कमजोर साधना की वजह से ज्यादा कुछ नहीं देख पाए, लेकिन एक अर्थ लेवल के मार्शल आर्टिस्ट होने के नाते शिवकांत एक नजर में समझ गया कि सबसे पहले हमला करने वाला बूढ़ा आदमी सबसे ताकतवर नहीं था। असल में उसे डर उन लोगों से था जो हमेशा किनारे पर खड़े थे। उन लोगों की सांसें बहुत डरावनी थीं। पहले हमला करने वाले बूढ़े की तुलना में वो सब बाकियों से बेहतर थे। खासकर वो अधेड़ उम्र का आदमी जो उनका लीडर था। उसकी साधना को समझना मुश्किल था। वहां खड़े होने से ही शिवकांत को भारी दबाव महसूस हो रहा था। ऐसा एहसास उसे सिर्फ मायालोक राज्य के पहले ताकतवर आदमी से ही हुआ था। हमारे सिंह परिवार ने इतना बड़ा दुश्मन कब बनाया? शिवकांत के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। उसने ठंडे लहजे में कहा, सज्जनों, मैं शिवकांत हूं, सिंह परिवार का मुखिया। मुझे नहीं पता कि नवनीत ने कितनों को नाराज किया। हम उन्हें इस तरह कैसे लड़ने दे सकते हैं? यह सिंह परिवार का हत्यारा है। अगर आप आज मुझे जवाब नहीं देंगे तो सिंह परिवार इतने सालों से मायालोक राज्य में यूं ही नहीं खड़ा है। शिवकांत के शब्दों ने वहां मौजूद सबको हक्का बक्का कर दिया। वो सिंह परिवार के बड़े मुखिया के लायक था। उसकी शान ऐसी थी, तुम हारे हुए हो, इतना छोटा काम भी ठीक से नहीं कर सकते। अवधेश ने शिवदत्त को ठंडी नजरों से देखा, जिससे शिवदत्त कांप उठा और पसीने पसीने हो गया। मुझे परवाह नहीं कि तुम बड़े हो या छोटे, फौरन नवनीत को सौंप दो। अगर नहीं किया तो तुम सिंह परिवार आज ही गेट तोड़ने का इंतजार करो, अवधेश ने ताने मारते हुए कहा, शिवकांत को ध्यान देने में आलस्य दिखाते हुए। ये तो बहुत ज्यादा घमंडी है, ये बेकानूनी है। सिंह परिवार के सब लोग बहुत गुस्से में थे, इतने कि उनके सातों छिद्रों से धुआं निकल रहा था। तुम किसे अजय समझते हो? लगता है तुम अच्छे से बात करने को तैयार नहीं हो। शिवकांत ने भौहें चढ़ाई। अपनी बहन की बात कर। भूत अमर संप्रदाय का एक हट्टा कट्टा आदमी जो बहुत गुस्से में था बाहर भागा। उसकी त्वचा काली थी और उसका शरीर लोहे के टावर जैसा था। जैसे ही वो बाहर भागा उसे जोर का झटका लगा। सिर्फ एक धमाका हुआ और हवा में गड़गड़ाहट फूटी। उसकी काली लोहे की मुट्ठी तूफान की तरह शिवकांत की ओर तेजी से बढ़ी। धड़ाम! शिवकांत उसे रोकने दौड़ा। जैसे ही झटका लगा वो कुछ कदम पीछे हट गया और उसका चेहरा लाल सफेद हो गया। ठीक है, लेकिन फिर मुझे कुछ और मुक्के मारो। लोहे के टावर वाले आदमी के मुंह पर खतरनाक मुस्कान थी और उसकी मुट्ठियां बेतहाशा लहरा रही थीं। गड़गड़ाहट और दहाड़ सुनाई दी। उसकी ताकतवर ऊर्जा ने आसपास के लोगों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ऊपर देखा तो शिवकांत काले मुक्के की ताकत से ढक गया था, जैसे पिंजरे में फंसा कोई पक्षी। कितनी डरावनी ताकत! मुक्के की ताकत में शिवकांत का चेहरा गंभीर था। उसने लापरवाही नहीं की। उसके शरीर की असली ताकत बेकाबू थी।
और उसने दुश्मन की मुक्केबाजी को रोकने की कोशिश की। लेकिन दूसरा पक्ष बहुत तेज था, जैसे अंतहीन नदी और पहाड़ या पीली नदी की बाढ़ जो काबू से बाहर थी। शुरुआत में शिवकांत दुश्मन की मुक्के की ताकत को रोक सकता था, लेकिन समय बीतने के साथ लंबे प्रतिरोध के बाद वो असली ताकत का सामना नहीं कर पाया। दुश्मन ने उसे तुरंत पहचान लिया और एक वार उसकी ढाल पर लगा। शिवकांत का शरीर जोर से कांप रहा था और उसका मुंह खून से भर गया। आखिर में एक जोरदार आवाज के साथ उसके मुंह से खून की फुहार निकली। उसका पूरा शरीर चीथड़े जैसा हो गया। वो हक्का बक्का पीछे उछला और जमीन पर गिर पड़ा। हाँ, क्या बड़े, बस इतना ही। अपने हाथों को ताली बजाते हुए लोहे के टावर वाले आदमी ने क्रूर चेहरा बनाया और सिंह परिवार के सभी शिष्यों को घृणा से देखा। इस वक्त मैदान शांत था। सब लोग उस काले अधेड़ उम्र के आदमी और जमीन पर पड़े शिवकांत को घूर रहे थे। उनकी आंखें सुस्त थीं। बड़े भी हार गए। सिंह परिवार के शिष्यों में दहशत फैल गई। न सिर्फ वो, बल्कि आसपास के लोग भी हैरान थे। इतने डरे कि उनकी आंखें लगभग जमीन पर गिर पड़ीं। सिंह परिवार हमेशा मायालोक राज्य में शानदार रहा है, सबसे ऊपर, लेकिन इतने कम लोगों ने उसे आसानी से हरा दिया। इसमें जरा भी मेहनत नहीं लगी। ये बड़ा विरोधाभास लोगों के लिए कुछ देर तक स्वीकार करना मुश्किल था। हमारे संप्रदाय के युवा नेता के हत्यारे नवनीत को फौरन सौंप दो, वरना मुझे डर है कि मेरे लोग दया नहीं दिखाएंगे और तुम सबको मार डालेंगे। काला लोहे का टावर वाला आदमी क्रूर लग रहा था और कर्कश आवाज में चिल्लाया। असल में अगर वो कर सकता तो सिंह परिवार के सभी लोगों को मार डालता, लेकिन उसे पता था कि भूत अमर संप्रदाय का मायालोक के राजा के घर में घुसकर लोगों को मारना गैर कानूनी था। अगर सिर्फ नवनीत को मारा जाता तो कोई बात नहीं, इसके पीछे एक वजह थी। लेकिन अगर पूरे सिंह परिवार का कत्लेआम हो जाता तो भले ही अमरेंद्र दोबारा लड़ना न चाहे, वो उन्हें कभी सुरक्षित नहीं छोड़ता। आखिर सिंह परिवार मायालोक राज्य का पहला मार्शल आर्ट परिवार है, जिसे मायालोक राज्य खोने का जोखिम नहीं उठा सकता। इसीलिए भूत अमर संप्रदाय तब तक सिंह परिवार को नहीं मारेगा जब तक उसे मजबूर न किया जाए। तुम्हारे युवा नेता का हत्यारा, तुम भूत अमर संप्रदाय के हो? लोहे के टावर वाले की बात सुनकर सब चौंक गए। सिंह परिवार के कुछ शिष्यों को अचानक कुछ याद आया और वो चिल्ला उठे, ओह, क्या तुम मान रहे हो कि भूत अमर संप्रदाय के युवा नेता की हत्या सिंह परिवार के नवनीत ने की थी? सिंह परिवार की बात सुनकर अवधेश और बाकी सबकी आंखें फट गईं। पक्का शुभम की हत्या सिंह परिवार ने ही की थी। देखा नहीं, सिंह परिवार ने भी इसे स्वीकार कर लिया। अवधेश से अचानक एक खतरनाक हत्यारी आत्मा उठ खड़ी हुई। ये सिंह परिवार का शिष्य समझ गया कि उसने गलती कर दी और चुप हो गया। भूत अमर संप्रदाय, ये भूत अमर संप्रदाय है। मैदान पर सब लोग हैरान थे। हालांकि उन्होंने अंदाजा लगाया था, लेकिन वो सोच भी नहीं सकते थे कि भूत अमर संप्रदाय के लोग मायालोक के राजा के पास आकर खुलेआम लोगों को मारने की हिम्मत करेंगे। क्या ये आसमान के खिलाफ है? नवनीत को जल्दी सौंप दो, वरना हम अपनी बेरहमी का ठीकरा नहीं फोड़ेंगे। मैं 3 तक गिनता हूं। अगर नवनीत बाहर नहीं आया तो मैं एक आदमी को मार डालूंगा। हर 3 गिनती पर मैं एक को मारूंगा। देखता हूं तुम्हारे सिंह परिवार में कितने लोग मारे जा सकते हैं। वो बकवास करने के मूड में नहीं था। अवधेश इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। वो 2 कदम आगे बढ़ा और उसका पूरा शरीर हत्या की भावना से भर गया। वो एक गुस्सैल शेर की तरह था जो लोगों को मारने ही वाला था। राजवंश हवेली के ऊपर आसमान में मौत के उदास संगीत जैसी ठंडी आवाज गूंज उठी। नवनीत राजवंश हवेली में नहीं है, वरना वो बाहर आ जाता। ये देखकर कि अवधेश शुरू करने ही वाला था, बड़े शिवकांत ने भी दांत पीस लिए। वो किन के शिष्यों की जान खतरे में नहीं डाल सकता था। राजवंश हवेली में नहीं, अवधेश ने भौहें चढ़ाई। तुम लोग अंदर जाओ और ढूंढो। शिवदत्त, तुम आगे चलो। अवधेश ने भूत अमर संप्रदाय के कई ताकतवर लोगों को आदेश दिया। हां, राजवंश हवेली के सामने ताकतवर लोगों का यह समूह हवेली में घुस गया और हर जगह तलाशी लेने लगा। उनमें से शिवदत्त लीडर था। आखिर इतने सारे लोगों में बाकियों ने सिर्फ नवनीत की तस्वीर देखी थी। सिर्फ शिवदत्त ने उसे खुद देखा था। तुम, एक कौर खून निकला। सिंह परिवार का बुजुर्ग इतना गुस्से में था कि उसने मौके पर खून की उल्टी कर दी और कांपने लगा। उसकी आंखें अपमान से भरी थीं। सिंह परिवार इतने सालों से मायालोक राज्य में है, उसे कब इस तरह अपमानित किया गया? इस वक्त पूरी राजवंश हवेली जैसे बेकार हो गई थी। तलाशी लेने दी गई, लेकिन उसे रोक नहीं सकी। आसपास के लोग भी दुखी थे। उसी वक्त वो गुस्से में भी थे। भूत अमर संप्रदाय बहुत घमंडी था। ये मायालोक राज्य है,
उनका भूत अमर संप्रदाय नहीं, उन्होंने खुलेआम हमला शुरू कर दिया। ये बहुत ज्यादा घमंडी था। यहाँ कौन हंगामा कर रहा है? इस वक्त यहाँ की हलचल ने आसपास के नगर रक्षकों के गश्ती दल को भी खींच लिया, जो सबसे पहले कुचलने आए थे। सिंह परिवार के दरवाजे पर हादसा देखकर नगर रक्षक का लीडर हैरान और बहुत खुश हुआ। अच्छा है कि कोई सिंह परिवार में हंगामा करने की हिम्मत कर रहा है। अगर मैं मदद करूं तो सिंह परिवार से रिश्ता बना सकता हूं। लेकिन उसके दिल में हैरानी अभी भी थी। सामने का नजारा देखकर ये नगर रक्षक सब डर गए। क्या ये सिंह परिवार का दूसरा बुजुर्ग नहीं है? और तीसरा बुजुर्ग, वो सब क्यों घायल हैं? सिंह परिवार के बड़े बुजुर्ग शिवकांत शायद ही बाहर घूमते थे, इसलिए बहुत कम लोग उन्हें जानते थे। लेकिन दूसरा और तीसरा बुजुर्ग काफी घमंडी थे। पहले वो घर पर बेकार रहते थे और हर दिन बाहर जाते थे। जाहिर है उन्हें कई लोग जानते थे। जब नगर रक्षक के कप्तान ने यह नजारा देखा तो वो इतना डर गया कि उसका दिल फटने को हो गया। तुम? सिर घुमाकर अवधेश और बाकियों को देखकर वो चौंक गया। ये लोग कौन हैं? सिंह परिवार को भी हिला देने की हिम्मत? चले जाओ। इन नगर रक्षकों को देखकर अवधेश को ठंडक महसूस हुई। एक अनदेखी सांस उनके शरीर में दौड़ गई। मुंह से खून की धार बही। नगर रक्षक पीछे हट गए और पीले पड़ गए। एक एक करके वो बहुत डर गए और भीड़ से बाहर निकल गए। सावधान, ये लोग भूत अमर संप्रदाय के हैं। कुछ लोग बिना बताए रह नहीं सके। भूत अमर संप्रदाय? नगर रक्षक का कप्तान चौंक गया। भूत अमर संप्रदाय मायालोक के राजा के पास कैसे आ सकता है? याद दिलाने के लिए शुक्रिया। बिना हिचकिचाए नगर रक्षक का कप्तान जल्दी से अपने लोगों को लेकर मुड़ गया और चला गया, क्योंकि उन्हें पता था कि इस मामले में दखल देना उनका काम नहीं है। सेनापति और महामहिम को जल्द से जल्द बताना सबसे अच्छा था। राजवंश हवेली में मुर्गियों और कुत्तों के उड़ने की आवाज आई। थोड़ी देर बाद शिवदत्त और सारे ताकतवर लोग वापस आ गए। सच में नवनीत हवेली में नहीं है। एक घुटने पर बैठकर शिवदत्त ने सिर हिलाया और कहा, बताओ नवनीत कहां गया? शिवकांत को पकड़ते हुए अवधेश क्रूर दिखा। ऐसा लग रहा था कि अगर वो नहीं बोला तो उसे वहीं मार देगा। मुझे डर नहीं कि मायालोक का दत्ता परिवार गुस्सा होगा जब मैं अदालत में जाकर हंगामा करूंगा, शिवकांत ने गुस्से में कहा। वो नहीं बताना चाहता था कि नवनीत कहां है, क्योंकि उसे पता था कि यह खतरनाक हो सकता है। सिंह परिवार की पहली प्रतिभा के रूप में नवनीत सिंह परिवार का भविष्य है। हाँ, नहीं बताना चाहता है ना? अवधेश ने अपना दायां हाथ उठाया और बकवास नहीं की। उसकी हथेली से एक चूषण ताकत पैदा हुई। उसने सिंह परिवार के एक शिष्य को अपने हाथ में खींच लिया और उसे मुर्गे की तरह उठा लिया। तुम्हें 3 सेकंड देता हूं। अगर नहीं बताया तो मैं एक को मारूंगा जब तक तुम नहीं बोलते। अवधेश को यकीन नहीं था। अगर वो एक एक करके लोगों को मारेगा तो ये आदमी इतना सख्त रहेगा कि कुछ नहीं बोलेगा। बुजुर्ग, मेरी मदद करो। शिष्य को अवधेश ने जकड़ लिया था और उसकी असली ताकत जम गई थी। वो संघर्ष भी नहीं कर सकता था, वो बस डर से चिल्ला सकता था। बुजुर्ग की आंखें क्रूर थीं। उसने कहा, अगर तुम में हिम्मत है तो पहले मुझे मारो। तुझे मारूं? हाँ, अवधेश ने ताना मारा। लगता है तुम बहुत सख्त हो। ठीक है, तुम लोग मेरे आदेश का पालन करो। जब तक मैं 3 तक गिनूं और बूढ़ा कुछ न बोले तो तुम लोग मारना शुरू करो। सबसे पहले इन जवान लोगों को मार डालो। क्या नवनीत ने शुभम को नहीं मारा तो अब मैं सिंह परिवार को मरने दूंगा। हाँ प्रभु। भूत अमर संप्रदाय के कुछ 20 साल के शिष्य अपनी क्रूरता दिखाते हुए राजवंश हवेली में आए। 1। अवधेश धीरे धीरे गिन रहा था। शिवकांत ने अपनी आंखें बंद कर लीं। नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मैं बताता हूं। मुझे पता है नवनीत कहां गया था। अवधेश को 3 तक गिनने की जरूरत नहीं पड़ी। सिंह परिवार के बच्चों का एक समूह पहले ही डर से चिल्ला चुका था। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे और उनकी आत्माएं जैसे उड़ गई थीं। तुम? बुजुर्ग को खून की उल्टी हो गई। ये लोग बहुत कमजोर हैं, है ना? बड़े साहब, हमें दोष मत दीजिए। नवनीत सिंह परिवार का शिष्य है और हम भी सिंह परिवार के शिष्य हैं। हम नवनीत के लिए अपनी जान तो नहीं दे सकते, है ना? शिष्य चिल्लाए। फिर अवधेश की ओर घबराते हुए बोले, नवनीत वो विवान के घर गया, शहर के पश्चिम में विवान का घर। और कुछ नहीं हो सका। बुजुर्ग के मुंह से खून बह निकला। देखो, तुम्हारे सिंह परिवार में अभी भी कई सच्चे लोग हैं, अवधेश ने ठंडी मुस्कान और ताने के साथ कहा। फिर उसने सिर घुमाया और बोला, तुम लोग हमें वहां ले चलो। अगर तुमने जो कहा वो सच है तो तुम जिंदा रह सकते हो, वरना कोई नहीं बचेगा। हाँ, हम सच बोलने का वादा करते हैं। मैं तुम्हें अभी वहां ले चलता हूं। ये समूह
भले ही साधारण तौर पर नवनीत के साथ अच्छा खेलता हो, लेकिन जिंदगी और मौत के पल में किसी में हिम्मत नहीं थी। वो बस नवनीत को ढूंढना चाहते थे और इससे निकलना चाहते थे। अभी अवधेश और बाकी लोग सिंहा परिवार के इन शिष्यों के पीछे विवान के घर की ओर लूटपाट करने निकल पड़े। ये बेकार जानवर। बुजुर्ग शिवकांत को खून की उल्टी हुई और वो लगभग बेहोश हो गए। आसपास के लोग हक्के बक्के और बहुत गुस्से में थे। क्या ये सिंह परिवार के शिष्य हैं या कोई वूसुन परिवार? बड़े साहब, सिंह परिवार के लोगों का एक समूह जल्दी से घेरा बनाकर आया, घबराया हुआ दिख रहा था। अब हमें क्या करना चाहिए? आमतौर पर वो बहुत घमंडी होते थे, लेकिन इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे उनकी आत्मा खो गई हो। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। आज के लिए परिवार के नेता राजा यशवंत को बताना और किसी को महल में भेजना जरूरी है ताकि महामहिम को खबर मिले। वो भूत अमर संप्रदाय के हमले को रोकने के लिए ताकतवर लोग भेज सकते हैं, शिवकांत ने दांत पीसते हुए कहा। सब लोगों में वही अकेला था जो होश में था। अब शिवकांत के नेतृत्व में सिंह परिवार ने एक एक करके कदम उठाए। कुछ लोग परिवार के स्वामी को ढूंढने गए, कुछ महल में गए और कुछ शिवकांत के साथ विवान के घर गए। शिवकांत मन ही मन खुश था। दत्ता परिवार के कई स्वामी आज विजयनगर में थे और दत्ता परिवार के बड़े लोग भी थे। इसके अलावा वो स्वामियों को जल्दी बुलाने के लिए कह सकता था। जब तक विजयनगर के स्वामी आ जाएं, चाहे भूत अमर संप्रदाय कितना भी ताकतवर हो, वो यहां हंगामा नहीं मचा पाएगा। चलो जाकर देखते हैं। क्या भूत अमर संप्रदाय नवनीत को इसलिए मारना चाहता था क्योंकि 5 राज्यों की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शुभम मारा गया था? 5 राज्यों की बड़ी प्रतियोगिता में प्रतिभाएं आपस में लड़ती है। जिंदगी और मौत किस्मत तय करती है। फिर भी भूत अमर संप्रदाय बदला लेने की हिम्मत करता है। बस बहुत हो गया। भीड़ में हलचल मच गई। मायालोक राज्य के लोग होने के नाते सबका सपना है कि उनका देश ताकतवर बने। जब तक वो खूंखार योद्धा हैं, वो अपने देश में दूसरी ताकतों को बेकाबू होते नहीं देख सकते। इसलिए ये खबर कि भूत अमर संप्रदाय मायालोक राज्य में नवनीत को मारने आया है, जंगल की आग की तरह पूरी राजधानी में फैल गई। धमाका, एक पत्थर से लहरें उठने लगीं। अचानक राजधानी उबल पड़ी। एक मशहूर योद्धा जिसे यह खबर मिली जैसे मुर्गे का खून पी गया हो, उसने इस चौंकाने वाले पल को देखने के लिए विवान के घर की ओर दौड़ लगा दी। कई मार्शल आर्टिस्ट भी थे जिनके दिल में बहुत गुस्सा था। उन्होंने भूत अमर संप्रदाय को सबक सिखाने का फैसला किया कि मायालोक में बदमाशी करना क्या होता है। एक पल के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। यह सिंह परिवार है, मायालोक राज्य का सबसे बड़ा मार्शल आर्ट परिवार। अगर इसके प्रतिभाशाली लड़के को बाहरी लोग शाही राजधानी में मार देते हैं तो यह निश्चित रूप से उत्तर पश्चिमी चीन के बाकी देशों में मजाक बन जाएगा और हमेशा अपमान का दाग रहेगा। बेशक कुछ समझदार लोग भी थे जो सोच रहे थे कि नवनीत और उसका परिवार विवान की हवेली में कैसे जा सकता है। तुम्हें पता है, नवनीत और विवान का हमेशा से झगड़ा रहा है। विवान को सिंह परिवार से निकाल दिया गया था। कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। अब नवनीत और उसका दल विवान की हवेली में गए। इसमें जरूर कोई राज होगा। और जब बाहर की दुनिया में हंगामा मचा हुआ था विवान की हवेली के सामने, नवनीत और बाकी लोगों को नहीं पता था कि सिंह परिवार को गिरा दिया गया है और एक बड़ा हादसा हो गया है। मन ही मन वो अभी भी विवान के सामने घुटने टेकने के मजेदार दृश्य की कल्पना कर रहा था और हंस रहा था। विवान, बाहर निकल! नवनीत के मुंह से ठंडी और तेज आवाज निकली जो विवान के घर तक पहुंची। नवनीत यहां क्यों आया? हवेली में देवयानी ने भौहें चढ़ाईं। उसे डर था कि भूत अमर संप्रदाय के ताकतवर लोग बदला लेने आएंगे, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि नवनीत और उसके लोग आएंगे। विवान अभी तक व्यूह से बाहर नहीं आया है। ऐसे में मुझे धैर्य से इंतजार करना होगा। खैर, खबर मिली है कि विवान की हत्या हो गई है। राजा चंद्रसेन और उनके लोगों को जल्द ही पहुंचना चाहिए। देवयानी जानती थी कि बाहर जाकर समस्या हल नहीं होगी, बल्कि नवनीत का गुस्सा और बढ़ेगा। इसलिए वो घर में ही रुकी और उसे नजरअंदाज कर दिया। देखो, देवयानी आम दिनों में बिल्कुल बाहर नहीं निकलती। आज तो वो इस हवेली में होगी। उसे लगता है कि गूंगी बाहरी बनकर सब ठीक हो जाएगा। नवनीत ने कई बार आवाज लगाई। किसी को जवाब न देते देख वो खुद को ताने मारने से नहीं रोक सका। बेशक उसके मन में एक छोटा सा शक हुआ। आम दिनों में देवयानी के घर के पास नगर रक्षक गश्त करते रहते हैं। सुना है कि यह राजा चंद्रसेन ने तय किया था। आज यहां कोई क्यों नहीं है? पिताजी, हम अंदर क्यों नहीं घुस जाते? ठीक है, जयसिंह ने सिर हिलाया। जब वो यहां आ ही गया था तो यूं ही वापस जाने को तैयार नहीं था।
जब दूसरा पक्ष बाहर नहीं आया तो वो खुद अंदर घुस गया। हालांकि उसे थोड़ा अजीब लगा कि सामने वाली हवेली में कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसने ज्यादा नहीं सोचा। उसने सीधे हाथ हिलाया, दरवाजा तोड़ दो। जी हां गुरुजी। तुरंत दत्ता परिवार का एक सरदार जो जय सिंह के पीछे था, चेहरे पर खतरनाक मुस्कान लिए हवेली के दरवाजे पर टूट पड़ा। एक जोरदार धमाके के साथ पूरा दरवाजा पल में टूट गया और अंदर का खाली आंगन दिखाई दिया। अच्छा, ये तो विवान ने जो हवेली खरीदी थी वो ज्यादा बड़ी नहीं थी, बस अंदर बाहर आने जाने लायक थी। जैसे ही दरवाजा टूटा उसने तुरंत टूटे फूटे घर देखे। लगता है यहां अभी अभी कोई झगड़ा हुआ है। मन में एक छोटा सा शक जागा। जाओ अंदर जाकर देखो। हाथ हिलाते हुए वो अंदर जाने को तैयार हुआ। नवनीत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि भूत अमर संप्रदाय के साथ मिलकर विवान की हत्या करो? यह हिम्मत तुम्हें किसने दी? अचानक गुस्से की एक डरावनी दहाड़ सुनाई दी। फिर आसपास की गलियों से ढेर सारे नगर रक्षक अचानक बाहर निकल आए। नेता अमरेंद्र था, उसके पीछे उपेंद्र, यशवर्धन, गजराज और बाकी लोग गुस्से में पागल हो रहे थे। फुफकार, वाह! ताकतवर लोगों का यह समूह पल भर में जय सिंह, नवनीत और बाकियों को घूरता हुआ घबराहट में हवेली के अंदर देखते हुए विवान के घर पर पहुंच गया। अमरेंद्र यहां कैसे आ गए? इतनी बड़ी फौज को आते देख नवनीत और बाकी सब हैरान रह गए। उनके आने की खबर बहुत गुप्त थी और किसी को पता नहीं था, लेकिन भीड़ में उपेंद्र को देखकर नवनीत तुरंत समझ गया। इस शापित उपेंद्र की हिम्मत कैसे हुई मेरे अच्छे काम को बिगाड़ने की? उपेंद्र सिंह परिवार के दूसरे स्वामी हैं। जय सिंह तक को उनके आने की खबर इतनी बड़ी थी कि वो इसे उपेंद्र से छिपा नहीं सके। दरअसल उपेंद्र को पता चला कि नवनीत और उसका परिवार विवान की हवेली में आए हैं, लेकिन वो विवान को ढूंढने नहीं आए थे, बल्कि उन्होंने सबसे पहले अमरेंद्र को ढूंढ लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि समृद्धिगढ़ में सिर्फ अमरेंद्र ही रह सकते हैं। हालांकि जब उसने विवान की हत्या की खबर सुनी तो उसे उम्मीद नहीं थी कि वो महल में आएगा। रास्ते में उसकी मुलाकात एक और नगर रक्षक से हुई जो विवान के आदेश पर खबर देने आया था। उसने अमरेंद्र को बताया कि हत्यारा भूत अमर संप्रदाय से था और विवान ने उसे मार डाला था। विवान ने उसे फौरन महामहिम से मिलने और ताकतवर लोगों को भेजने के लिए कहने को कहा। अमरेंद्र इस बात से परेशान थे कि महल में कैसे जाए। उन्होंने तुरंत श्रद्धा, जो यशवर्धन के मार्गदर्शन में हथियार बना रहे थे, को संत से मिलने के लिए महल में भेजा, जबकि वो ढेर सारे नगर रक्षकों के साथ सिंह परिवार की हवेली की ओर दौड़े। जैसे ही वो पहुंचा, उसने वो पल देखा जब जय सिंह और बाकियों ने दरवाजा तोड़ दिया। पलक झपकते ही ये बात कि जय सिंह ने भूत अमर संप्रदाय के साथ साठ गांठ की थी उसके दिमाग में भर गई। जय सिंह, तुम बहुत हिम्मत वाले हो। दक्षिणांचल के दत्ता परिवार के होने के बावजूद मायालोक राज्य की प्रतिभा की हत्या के लिए भूत अमर संप्रदाय के साथ साठ गांठ करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें तबाही का डर नहीं है? अमरेंद्र इतने गुस्से में थे कि उन्होंने झट से एक बड़ा इल्जाम लगा दिया और घबराते हुए हवेली में चले गए। मिस केन, विवान, अनिकेत को देर हो गई, क्या तुम ठीक हो? उनकी आवाज कांप रही थी और उनका दिल डर से भर गया था। हालांकि नगर रक्षकों ने खबर दी थी, लेकिन विवान की सुरक्षा न देखकर उनका दिल हमेशा उछल रहा था। विवान, क्या तुम ठीक हो? यशवर्धन और गजराज घबराते हुए अंदर आए। खासकर गजराज को इस बात का गुस्सा था कि वो आज यहां गश्त क्यों नहीं कर रहा था। अगर विवान को कुछ हो जाता तो वो खुद को कभी माफ नहीं करता। अनिकेत और नवनीत बहुत घबराए हुए थे, लेकिन जय सिंह और नवनीत उलझन में थे। विवान की हत्या के लिए भूत अमर संप्रदाय के साथ साठ गांठ, ये क्या बात है? हालांकि अभी दृश्य बहुत अजीब था, लेकिन नवनीत और बाकियों को कुछ देर के लिए समझ नहीं आया कि क्या कहें। पिताजी, अनिकेत का क्या मतलब है? नवनीत ने भौहें चढ़ाईं और ताना मारा। भले ही आप हमें फंसाना चाहते हो और विवान को बचाना चाहते हो, लेकिन भूत अमर संप्रदाय के साथ साठ गांठ का इतना अच्छा बहाना कैसे ढूंढ लिया? उनकी कल्पना को सलाम। हमारे दत्ता परिवार और भूत अमर संप्रदाय का क्या रिश्ता है? जय सिंह उलझन में था, लेकिन उसके दिल में हल्का सा कुछ बुरा एहसास हुआ। उसने सिर हिलाया और कहा, मुझे इन बातों की परवाह नहीं। लगता है हवेली में अभी अभी कोई बड़ा झगड़ा हुआ है। क्या भूत अमर संप्रदाय विवान की हत्या नहीं कर सकता? नवनीत हैरान हुआ और तुरंत भौहें चढ़ा दी। नहीं, अगर आप सौरभ की हत्या करना चाहते हैं तो पहले नवनीत को मारना होगा। आखिर वो नहीं सोचते कि नवनीत ही है जिसने उनके छोटे नेता शुभम को मारा? पता नहीं, रुको और देखो। जय सिंह भी बहुत हैरान था, लेकिन वो हमेशा शांत रहता था और चेहरा नहीं हिलाता था।
3 छोटी बहन विवान, हम आ गए हैं। तुम निश्चिंत रहो, हम तुम्हें समृद्धिगढ़ में ले जाएंगे। हम तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहते। उपेंद्र विभा को हवेली में ले गया और जोर से चिल्लाया, दूसरा भाई। इतने सारे लोगों की आवाज सुनकर देवयानी तुरंत एक्साइटेड चेहरा लिए घर से बाहर आ गया। तीसरी बहन, क्या तुम ठीक हो? लोगों का एक समूह उससे मिलने दौड़ा। ये देखकर कि देवयानी सुरक्षित और स्वस्थ थी, वो अपने दिल को शांत नहीं कर सके। आपकी चिंता के लिए शुक्रिया, मैं ठीक। देवयानी ने सिर हिलाया। विवान कहाँ है? उपेंद्र ने पूछा, और बाकी सब भी उसे देख रहे थे। विवान, वो सरणी में कुछ बना रहा है, देवयानी ने कहा। उसके शब्द खत्म होने से पहले ढह गए खंडहरों से एक आकृति निकली और लोगों के सामने आई। ये विवान था। कमाल है विवान, तुम ठीक हो? लोगों का समूह हैरान हो गया। सुना था कि उनकी हत्या अर्थ लेवल के योद्धाओं ने की थी, वो भी भूत अमर संप्रदाय के ताकतवर लोग। भले ही नगर रक्षकों ने सुरक्षा की खबर दी थी, उनके दिल अभी भी बहुत बेचैन थे। अब जब उन्होंने देखा कि विवान वाकई सुरक्षित और स्वस्थ है, तो लोगों के दिल एक एक करके शांत हो गए, जैसे बेड़ियां खुल गईं और दिल में एक बड़ा पत्थर जमीन पर गिर गया। क्या तुम विवान हो? लेकिन इससे पहले कि वो ज्यादा देर तक हैरान रहते, उनके कानों में एक ठंडी आवाज आई। ऊपर देखते ही उन्होंने जय सिंह और बाकियों को ठंडी नजरों से अंदर आते देखा। हालांकि जय सिंह के पास ज्यादा लोग नहीं थे। पता नहीं क्यों, जैसे ही जय सिंह अंदर आया, मैदान का माहौल उस पर केंद्रित हो गया, एक खास जगह बनाते हुए। अर्थ लेवल का ताकतवर और आगे चलकर अर्थ लेवल का होना चाहिए, विवान ने भौहें चढ़ाई। मायालोक राज्य में अर्थ लेवल का मार्शल आर्टिस्ट उस्ताद माना जाता है और वो ताकतवर भी होते हैं। यहां अर्थ लेवल का मतलब शुरुआती चरण से है और इसके ऊपर मध्य और बाद का चरण होता है। आमतौर पर अर्थ लेवल के बाद के चरण के ताकतवर लोग मायालोक राज्य की सबसे बड़ी ताकत माने जाते हैं। पूरे मायालोक राज्य में ऐसे ज्यादा लोग नहीं हैं। कह सकते हैं कि कोई भी अर्थ लेवल का योद्धा अगर सिर्फ अपने काम पर ध्यान दे तो कुछ ही दशकों में एक ताकतवर परिवार बना सकता है। अर्थ लेवल के योद्धाओं का असली डर यही है। विवान, जिसका नाम जय सिंह है, वो नवनीत का पिता है। वो दक्षिणांचल में दत्ता परिवार का सदस्य है। दक्षिणांचल में दत्ता परिवार मायालोक के सबसे अमीर इलाकों में से एक है। आज दक्षिणांचल की लगभग 70% अर्थव्यवस्था और राजनीति दत्ता परिवार के कब्जे में है। इसके अलावा जय सिंह के पूर्वज भी शाही खून के थे और पीढ़ियों से उन्हें बढ़ावा मिलता रहा है। आज आपकी महिमा इस समृद्ध गढ़ को चाचा भी कह सकती हैं। बेशक ये पुरानी बातें हैं। दक्षिणांचल में दत्ता परिवार की शाही हैसियत लंबे समय से खत्म हो चुकी है। अब ये सिर्फ एक बड़ा परिवार है, राजा अमरेंद्र ने विवान के कान में ध्यान से समझाया। दक्षिणांचल में दत्ता परिवार? विवान ने ताना मारा। लगता है नवनीत खुद मुझे मार नहीं सका और अपने बाप को बुला लिया। हाँ, मैं ही विवान हूं। क्या बात है बुजुर्ग, ये मेरी विवान की हवेली है, तुम्हारा यहां स्वागत नहीं है। बुजुर्ग, सब लोग हैरान रह गए। ये दक्षिणांचल में दत्ता परिवार का स्वामी है और मायालोक के बड़े उस्तादों में से एक है। इसे इस तरह बुलाने की हिम्मत कौन कर सकता है, भले ही वो अमरेंद्र ही क्यों ना हो। सब लोग विवान को अजीब नजरों से देख रहे थे। शायद यही विवान है। अगर वो इतना बेफिक्र हो सकता है तो उसे कभी पता ही नहीं कि डर क्या होता है। अच्छा, भले ही मैं दक्षिणांचल में हूं, मैंने तुम्हारे घमंड के बारे में सुना है। आज तुम्हें देखकर लगता है तुम वाकई अपनी शोहरत के हकदार हो। जय सिंह ने ताना मारा और विवान के शब्दों से नाराज नहीं हुआ। मैं आज यहां अपने 2 पोतों के लिए इंसाफ मांगने आया हूं। तुम्हारा मतलब इन दोनों से है? इनका क्या इंसाफ? विवान ने नवनीत के दोनों भाइयों को नापसंद भरी नजरों से देखा। विवान, घमंडी मत बनो, आज तुझे अच्छा दिखाएंगे। विराज गुस्से से उछल पड़ा। इसके उलट नवनीत ज्यादा शांत था। वो बस विवान को ठंडी नजरों से देखता रहा। उसकी आंखें जैसे किसी जहरीले सांप की अपने शिकार को घूर रही थीं। ऐसा लगता था कि मौका मिलते ही वो सामने वाले के शरीर से मांस का टुकड़ा काट लेगा। क्या बात है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? तुमने आर्याव्रत ट्रेनिंग कॉलेज की आखिरी परीक्षा में मेरे पोते नवनीत को घायल करके अपाहिज कर दिया था। बाद में तुमने 5 उत्तर पश्चिमी देशों की शुरुआती प्रतियोगिता में मेरे पोते नवनीत को मार डाला। क्या तुम्हें लगता है कि यह सब खत्म हो गया है? जय सिंह ने ताना मारा। जय सिंह, आर्याव्रत ट्रेनिंग कॉलेज की साल की आखिरी परीक्षा में विराज ने खुद ये सब शुरू किया था, लेकिन हार गया। नवनीत की बात करें तो 5 देशों की बड़ी प्रतियोगिता में जिंदगी और मौत की गिनती नहीं होती। अपनी कमजोरी के लिए नवनीत को कौन दोष दे सकता है?
वैसे भी नवनीत का हाथ भूत अमर संप्रदाय ने काटा था। विवान और नवनीत का क्या रिश्ता है? राजा अमरेंद्र आगे आए और जोर से बोले। जय सिंह ने अपनी आंखें सिकोड़ी और ठंडी मुस्कान दी। राजा अमरेंद्र, ये विवान तुम्हारा बेटा नहीं है। तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? इस वक्त नवनीत ने खतरनाक मुस्कान के साथ कहा, पिताजी, जरूरी नहीं कि देवयानी शुरू में दूसरों के साथ भाग गई थी, वरना सम्राट अमरेंद्र इन दिनों देवयानी की मां और बेटे की देखभाल क्यों करते? तुम घमंडी। अमरेंद्र गुस्से से भर गए। चलो, उन्हें मेरे लिए नीचे उतारो। उनका चेहरा लाल हो गया और वो गुस्से से कांप रहे थे, आंखें घुमा रहे थे। उन्हें गपशप का डर नहीं था, बल्कि विवान को नाराज करने का डर था। नवनीत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मां के बारे में ऐसा कहने की? धिक्कार है। विवान की आंखें ठंडी थीं। वाह, नगर रक्षक आ गए, एक एक करके हथियार निकाल रहे थे। अनिकेत, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि इस गंदे पानी में न पड़ो। आज मैं सिर्फ विवान से हिसाब चुकाना चाहता हूं, इसका बाकियों से कोई लेना देना नहीं। तुम यहां से हट जाओ। जयसिंह की आंखें सिकुड़ गईं, बिना किसी डर के। समृद्धिगढ़ के लाए कई ताकतवर लोगों से एक डरावना जोश फूट पड़ा। इस खतरनाक माहौल ने वहां मौजूद सभी को हैरान कर दिया और उनके माथे ठंडे पसीने से तर हो गए। अर्थ लेवल के ताकतवर, ये जो समृद्धिगढ़ लाया है, सब अर्थ लेवल के ताकतवर हैं। सब लोग हैरान और डरे हुए थे। हालांकि महल में ताकतवर लोग हैं, लेकिन समृद्धिगढ़ की बराबरी करने वाले कम ही हैं। सबसे जरूरी बात, जय सिंह में सबसे ताकतवर वो मार्शल आर्टिस्ट नहीं है जो उसने लाए, बल्कि खुद जय सिंह है। सुना है कि जय सिंह 10 साल पहले ही अर्थ लेवल के आखिरी चरण को पार कर चुका है। इतने सालों बाद वो और भी डरावना हो गया होगा, यहां तक कि वो मायालोक के सबसे ताकतवर लोगों में से एक है। जय सिंह, ये विजयनगर की राजधानी है, तुम्हें बदमाशी करने की इजाजत नहीं है। अपनी आंखें सिकोड़ते हुए अनिकेत कांप रहे थे। भले ही उनके पास उतने ताकतवर लोग न हों जितने जय सिंह के पास थे, लेकिन अनिकेत के दिल में जरा भी हिचकिचाहट नहीं थी। अमरेंद्र, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो? जय सिंह ने उस पर ताना मारा। वो दोबारा बोलने के मूड में नहीं था। उसका शरीर कांप गया और वो विवान की ओर दौड़ा। उसका शरीर एक छाया की तरह था जो पल में भीड़ में घुस गया। इसे रोको, हिम्मत वाला! गजराज, उपेंद्र और बाकी लोग गुस्से में थे। एक एक करके वो विवान के सामने रुक गए और उसे रोक लिया, लेकिन जय सिंह को इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। उसने सिर्फ अपने हाथों के बीच कुछ तेज धमाके सुने। गजराज और बाकी लोग एक भी वार नहीं रोक पाए और दर्द भरी सिसकारी के साथ उड़ गए। उनमें से शिवकांत सबसे नीचे था। वो सीधे जमीन पर गिरा और खून की उल्टी कर दी। हालांकि उपेंद्र भी अर्थ लेवल के शुरुआती चरण का उस्ताद था, लेकिन वो जय सिंह का मुकाबला नहीं कर सका। अचानक पीछे हटते ही उसके मुंह से खून बह निकला। यहां तक कि अनिकेत, जो शाही महल के सबसे ताकतवर लोगों में से एक था, उसे भी जय सिंह ने खदेड़ दिया। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसका शरीर खून और ताकत से लथपथ हो गया। कमाल की ताकत, बहुत ज्यादा ताकत। समृद्धिगढ़ के सामने अमरेंद्र के लाए कई उस्ताद एक पल भी नहीं टिक पाए और एक एक करके हार गए। समृद्धिगढ़ के कई लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। बेटे, तुमने मेरे 2 पोतों को चोट पहुंचाई है। मैं आज तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं बस तुम्हारा अमृत क्षेत्र बर्बाद कर दूंगा और तुम्हें बेकार इंसान बनने का मजा चखाऊंगा। खतरनाक मुस्कान के साथ जय सिंह ने विवान की ओर इशारा किया। इससे पता चला कि वो एक जोरदार सिसकारी के साथ चिल्लाया। एक उल्का जैसी ताकतवर शक्ति हवा को चीरती हुई सीधे विवान के अमृत क्षेत्र पर गिरी। रफ्तार इतनी तेज थी कि लोग मुश्किल से कुछ कर पाए। विवान! भीड़ चिल्लाई। यशवर्धन और बाकी लोग हैरान होकर जय सिंह को रोकने दौड़े, लेकिन यह काम नहीं आया। जय सिंह इतना ताकतवर था कि यशवर्धन और बाकी लोग उसका मुकाबला नहीं कर सके। वो सिर्फ उसकी उंगली का वार देख सकते थे, जो सीधे विवान के अमृत क्षेत्र की ओर बढ़ रहा था। जो लोग जय सिंह को खत्म करना चाहते हैं, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। जय सिंह ने तिरस्कार और घमंड के साथ ताना मारा। उसके पास ये घमंड करने का हक था। सब लोगों में अर्थ लेवल के मध्य चरण का सबसे ताकतवर उस्ताद भी उसकी चाल का मुकाबला नहीं कर सका। कह सकते हैं कि अगर जय सिंह चाहता कि विवान मर जाए तो उसे मरना पड़ता। अगर वो चाहता कि वो जिए तभी वो जी सकता था। पिताजी, उसे खत्म कर दो। हाँ, विवान, तू आज मर गया। लोग हैरान थे, लेकिन नवनीत, विराज और बाकी लोग बहुत खुश थे। वो बड़ी बड़ी आंखों से उत्साह में विवान के चेहरे पर निराशा और डर देखना चाहते थे, लेकिन वो निराश हुए। जय सिंह के खतरनाक हमले के सामने विवान के चेहरे पर जरा भी डर नहीं था।
ऐसा लग रहा था कि वो जिस चीज का सामना कर रहा था वो कोई जानलेवा वार नहीं बल्कि हल्की हवा का झोंका था। दरअसल विवान का हाथ पहले ही उस व्यूह पट्टी को पकड़ चुका था जो उसने बनाई थी। लगता है पहले बनाई गई बड़ी व्यूह पट्टी अब काम आएगी। अफसोस, इसका असली मकसद भूत अमर संप्रदाय के ताकतवर लोगों से निपटना था। विवान ने सिर हिलाया। त्रुप का पत्ता इसलिए छिपाया जाता है ताकि वो सामने ना आए। एक बार सामने आ जाए तो दुश्मन तैयार हो जाता है। हालांकि व्यूह की ताकत बनी रहती है, लेकिन वो अचानक खेल बदलने वाला पत्ता नहीं रहता। फिर भी अर्थ लेवल के आखिरी चरण में जय सिंह के सामने विवान को व्यूह पट्टी का इस्तेमाल करना पड़ा। उसे पता था कि सिर्फ अपनी साधना से दुश्मन का मुकाबला करना बहुत मुश्किल था। जय सिंह के हमले को देखते हुए विवान की व्यूह पट्टी सामने आने ही वाली थी। अचानक, जय सिंह, ज्यादा बकवास मत कर। मेरे आर्याव्रत ट्रेनिंग कॉलेज के छात्रों को चोट पहुंचाने की हिम्मत मत कर। आज मैं शुद्धेश तुझे रोकूंगा। दूर से एक तेज ठंडी आवाज आई। तुरंत बिजली जैसी एक आकृति अचानक विवान के सामने प्रकट हुई और जय सिंह की उंगली रोक दी। धमाका! दो ताकतवर शक्तियां हवा में टकराईं। डरावने झटके ने सबको पागल कर दिया। जमीन की चट्टानें मकड़ी के जाले की तरह टूट गईं और एक दूसरे पर तिरछी हो गईं। ये तो राष्ट्रपति शुद्धेश हैं। हाँ, राष्ट्रपति शुद्धेश आ गए। अचानक आए बूढ़े आदमी को देखकर सब लोग खुशी से झूम उठे। एक एक करके उनकी आत्मा को जैसे झटका लगा। ये कोई और नहीं, आर्याव्रत ट्रेनिंग कॉलेज के डीन शुद्धेश थे। शुद्धेश, जो मायालोक राज्य के पहले कॉलेज के डीन थे, ने बड़ी कामयाबी हासिल की थी और ऊंचाई पर पहुंचे थे। 10 साल से भी पहले उन्होंने अर्थ लेवल का आखिरी चरण पार कर लिया था और मायालोक राज्य के सबसे ताकतवर लोगों में से एक बन गए थे। इसके अलावा वो शाही बलिदान थे। वो शाही पुस्तकालय में आ जा सकते थे। उन्होंने कई हुनर और तरकीबें सीखी थीं जो आम लोगों से कहीं ज्यादा थीं। कह सकते हैं जब तक वो वहां हैं, जयसिंह का विवान को छूना सपने में बकवास करने जैसा था। एक पल में सबके दिल शांत हो गए, जैसे वो जिंदगी के कगार पर हों। शुद्धेश, क्या तू मुझे रोकना चाहता है? जयसिंह का चेहरा गंभीर और भद्दा लग रहा था। उसे बहुत जिद महसूस हुई। विवान, तू ठीक है? जयसिंह को नजरअंदाज करते हुए शुद्धेश तुरंत मुड़े और चिंता भरी नजरों से विवान को देखा। आपकी मदद के लिए शुक्रिया, मैं ठीक हूं। विवान ने राहत की सांस ली। उसी वक्त उसके हाथ में पकड़ी व्यूह पट्टी चुपके से जादुई अंगूठी में चली गई। क्योंकि राष्ट्रपति शुद्धेश आ गए थे तो उसके त्रुप के पत्ते को दिखाने की जरूरत नहीं थी। शुद्धेश इतनी जल्दी कैसे आ गए? ये क्या हो रहा है? नवनीत और बाकियों ने देखा कि विवान का अंत होने वाला था। अचानक शुद्धेश आए और सब कुछ बिगाड़ दिया। वो इतने गुस्से में थे कि खून की उल्टी करने को तैयार थे। सिंह परिवार से निकलने के बाद वो बिना रुके विवान की हवेली की ओर दौड़े। जब वो आए थे, भले ही विवान के कई दोस्त हों, लेकिन जब दूसरा पक्ष आता तो वो उसे पहले ही छोड़ चुके होते। उस वक्त काम बन जाता और कोई कुछ नहीं कह सकता था। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अनिकेत, अमरेंद्र और शुद्धेश इतनी जल्दी आ जाए। वो उनसे बस थोड़ी देर पीछे रह गए और उनकी सारी योजनाएं पल में बिखर गईं। जय सिंह, विवान आर्याव्रत ट्रेनिंग कॉलेज का छात्र है और मायालोक राज्य की प्रतिभा है। क्या तू उसे मारकर आर्याव्रत ट्रेनिंग कॉलेज और मायालोक राज्य का खुलकर विरोध करना चाहता है? यह देखकर कि विवान ठीक है, शुद्धेश ने सिर घुमाया और जय सिंह को देखा। उसके शब्द गुस्से और हत्या की भावना से भरे थे। आसमान से एक तेज लहर उठी। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे पूरे घर में 7 डिग्री का तूफान आ गया हो। उस डरावनी सांस ने दत्ता परिवार के सभी लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल कर दिया। शुद्धेश, जो इतने सालों से नहीं दिखा, और भी गहरा हो गया है। आंखों में डर लिए जय सिंह का चेहरा भद्दा लग रहा था। पहले अगर शुद्धेश 1-2 सेकंड देर से आता तो विवान खत्म हो चुका होता, लेकिन अब विवान को खत्म करना बहुत मुश्किल था। शुद्धेश, विवान आर्याव्रत ट्रेनिंग कॉलेज का छात्र है। क्या नवनीत और विराज नहीं है? मेरे दोनों पोते विवान की वजह से चोटिल हुए। कॉलेज के डीन होने के नाते तूने क्या किया? अब तुझे क्या हक है कि मुझे अपने पोतों का बदला लेने से रोके? जब वो आया था, उसके पोते विराज को आर्याव्रत ट्रेनिंग कॉलेज की आखिरी परीक्षा में बाहर कर दिया गया था। शुद्धेश भी इसके लिए जिम्मेदार था। जय सिंह, इन दोनों बातों को आपस में मत मिला। शुद्धेश ने भौहें चढ़ाईं। विराज का खात्मा साल के अंत की खुली परीक्षा में हुआ था, और तो और हारने के बाद उसे विवान से लड़ना पड़ा और कड़वे नतीजे भुगतने पड़े। जहां तक नवनीत की बात है, उसने 5 देशों की प्रतियोगिता में अपना दायां हाथ गंवा दिया था। इन दोनों का कोई तुलना नहीं है।
तुलना नहीं हो सकती, जय सिंह ने हंसते हुए कहा। क्योंकि तूने ऐसा कहा, मैं अपनी सांसें बर्बाद नहीं करूंगा। मुझे आज विवान को खत्म करना ही है। अगर तू मुझे रोकेगा तो मैं पुरानी दोस्ती नहीं देखूंगा। आज चाहे कोई भी रोके, वो विवान को छोड़ने का अपना इरादा नहीं बदलेगा। हाँ, संयोग से आज विवान और शुद्धेश्वर को अपनी रक्षा करनी होगी। अगर तू शुरू करेगा तो असली खेल हमारे हाथों में होगा। शुद्धेश ने जरा भी हार नहीं मानी। दोनों उस्ताद एक दूसरे से इतने भिड़े हुए थे कि ठंडी नजरों से एक दूसरे को घूर रहे थे। दोनों पक्षों के बीच बारूद की गंध तेज होती जा रही थी और माहौल तनावपूर्ण हो गया था। तभी अचानक एक ठंडी आवाज सुनाई दी। नवनीत कहाँ है? बाहर निकल। मैंने सामने के कोने से देखा। अचानक तेज रफ्तार वाले ताकतवर लोगों का एक समूह आया, हर एक खतरनाक हत्या की मंशा लिए। ये ताकतवर लोग पल में विवान की हवेली में आ गए और सामने खड़े लोगों को ठंडी नजरों से देखने लगे। ये अवधेश और भूत अमर संप्रदाय के बाकी लोग थे। उनके आने ने तुरंत मैदान के माहौल को तोड़ दिया और सबको चौंका दिया। ये लोग कौन हैं? इनकी सांसें इतनी तेज कैसे हो सकती हैं? अवधेश और बाकियों की सांसें महसूस करते हुए सब हैरान हो गए और ठंडी हवा में सांस लेने लगे। जैसा कि कहा जाता है, आम आदमी मजे लेता है लेकिन जानकार रास्ता देखता है। महायोद्धा लेवल के कई नगर रक्षकों को लगा कि सामने खड़े लोगों का माहौल उनकी कमजोर ताकत की वजह से डरावना था, बस इतना ही। लेकिन उपेंद्र और बाकी ताकतवर लोग एक दूसरे की तेज सांसें महसूस कर सकते थे। उनमें से कुछ ज्वालामुखी की तरह डरावनी ताकत से भरे थे जो कभी भी फटने को तैयार थी। कुछ लोग तालाब की तरह जिनकी गहराई का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। कुछ लोग ऊंचे पहाड़ जैसे शानदार थे। हर एक की सांसें बहुत डरावनी थीं। ये अर्थ लेवल के कोई साधारण ताकतवर लोग नहीं थे। ये लोग कहां से आए? हमारे मायालोक राज्य में इतने ताकतवर लोग कब आए? लोगों के दिल कांप उठे और उनकी आंखें गरिमा से भर गईं। इसके अलावा जैसे ही दूसरा पक्ष आया, उसने जोर से चिल्लाकर नवनीत को बुलाया, जिससे लोग भ्रमित हो गए। भूत अमर संप्रदाय के कुछ बड़े लोग विवान सामने हैं। क्या अब आप हमें जाने दे सकते हैं? जैसा आपने कहा था, अगर हम आपको नवनीत को ढूंढने ले जाएं, तो हमें छोड़ दिया जाएगा। भूत अमर संप्रदाय के नेता और बुजुर्ग अपना वादा नहीं तोड़ेंगे। जैसे ही सिंह परिवार के शिष्य अवधेश और बाकियों को वहां लाए, वो घबराहट में बोल पड़े। उनके चेहरे बेचैन थे। डर था कि अवधेश और बाकी लोग अपना वादा तोड़ देंगे। ठीक है, चिंता मत करो, मैं वही करूंगा जो अवधेश ने वादा किया था। अवधेश ने बड़े हाथ से इशारा किया और ताने के साथ कहा। सिंह परिवार के शिष्यों को भूत अमर संप्रदाय के कुछ ताकतवर लोगों ने बाहर फेंक दिया। वो एक एक करके जमीन पर गिरे, लुढ़कते और छिपते रहे। भूत अमर संप्रदाय के उस्ताद। दोनों पक्षों की बात सुनकर लोग एक दूसरे को घूरने से नहीं रोक पाए। क्या ये ताकतवर लोग भूत अमर संप्रदाय के हैं? भूत अमर संप्रदाय मायालोक राज्य से बहुत दूर है। उनके बीच लगभग कोई संपर्क नहीं है। उसी वक्त ये ताकतवर लोग मायालोक के राजा के पास आए। ये क्या बात है? कई लोगों के चेहरे और हाव भाव देखकर जैसे ही वो आए, उन्होंने नवनीत का नाम पुकारा। नवनीत और बाकियों के दिल जोर से धड़के और वो अचानक पीले पड़ गए। तुम बदला लेने के लिए यहां क्यों नहीं आए? मां, सावधान रहो। दूसरा पक्ष भूत अमर संप्रदाय से है। बूढ़ा आदमी शिवदत्त है, जिसने 5 राज्यों की शुरुआती प्रतियोगिता में भूत अमर संप्रदाय की टीम का नेतृत्व किया था। भीड़ में एक आदमी को घूरते हुए नवनीत गंभीर दिखे। मुकुल, ये क्या हो रहा है? दिल में उछाल के साथ नवनीत ने सिंह परिवार के शिष्यों के पास छिपे लोगों को गुस्से भरी आवाज में कहा। मां गुरु की बात मानते हुए, ये भूत अमर संप्रदाय के ताकतवर लोग हैं। जब वो हवेली में आए और नवनीत के बारे में पूछा, तो उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। कई लोगों ने उन्हें बुरी तरह चोट पहुंचाई। उन्होंने धमकी दी कि अगर नवनीत को नहीं सौंपा तो वो हमारे सिंह परिवार को मार डालेंगे। परिवार की सुरक्षा के लिए हमारे पास उन्हें यहां लाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मुकुल, जो जाहिर तौर पर उनमें सबसे बड़ा जवान था, घबराहट में अपनी बात समझाने से नहीं रोक पाया। नवनीत सिंह परिवार की मां है। गुस्से में वो और उनके माता पिता सिंह परिवार में हैं। उन्हें डर था कि ये उनके लिए बहुत मुश्किल होगा और उनकी जिंदगी बहुत कठिन हो जाएगी। तुम। हालांकि नवनीत बहुत चतुर नहीं थी, लेकिन उसका दिमाग तेज था। वो पल में सारी कहानी समझ गई और गुस्से से कांप उठी। ये लोग जाहिर है जिंदगी के लालची और मौत से डरे हुए थे। अपनी जान बचाने के लिए वो दुश्मन को बहका रहे थे। ये बहुत बड़ी बात थी। सिंह परिवार ने ऐसे बेकार लोगों का समूह क्यों बनाया? प्रभु, वो एक हाथ वाला लड़का नवनीत है और भीड़ में वो जवान विवान है।
उसकी नजरें सामने खड़े लोगों पर घूमी। शिवदत्त जल्दी से अवधेश के पास गया और नवनीत और विवान की ओर इशारा किया। क्या ये वही दोनों हैं जिन्होंने शुभम को मारा था? मुंह से फुसफुसाते हुए अवधेश ने पढ़ा। उसकी आंखों में तेज चमक आई और तुरंत गुस्सा और क्रूरता का निशान दिखा। वो अवधेश और रुद्र प्रताप थे। उनकी जिंदगी में सिर्फ एक बेटा था, शुभम। वो उसे अपने हाथ में खजाना मानते थे। वो उसे अपना वारिस बनाने और भूत अमर संप्रदाय का अगला नेता बनाने को तैयार थे। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका इतना प्यारा बेटा 5 राज्यों की राष्ट्रीय प्रतियोगिता की शुरुआती परीक्षा में मारा जाएगा। वो गुस्से में कैसे न होते अपने बेटे के लिए, भले ही ये पूरे माया लोक राज्य के खिलाफ हो। उन्हें कोई डर नहीं था। मुंह के कोनों पर ताने का भाव लिए अवधेश 2 कदम आगे बढ़ा और सबके सामने आ गया। उसकी आंखें भेड़िए जैसी नवनीत को घूर रही थीं। तू वही नवनीत है जिसने मेरे बेटे शुभम को मार डाला। मौत जैसी ठंडी आवाज सबके कानों में गूंजी। आवाज इतनी ठंडी और उदास थी कि वहां मौजूद कई लोग बुरी तरह कांप उठे, मानो एक पल के लिए सर्दी की ठंड आ गई हो और शरीर ठिठुरने लगा हो। सर, आप बिल्कुल गलत हैं। सिंह परिवार की मां नवनीत कहती है कि मेरा बेटा नवनीत नहीं, बल्कि ये छोटा जानवर विवान है जिसने उसे मारा। इस छोटे जानवर के बहकावे में न आए। जल्दी से 2 कदम आगे बढ़ते हुए नवनीत ने विवान की ओर इशारा किया और धोखे व बुराई भरे अंदाज में चिल्लाई। हालांकि उसकी साधना ज्यादा नहीं थी, लेकिन इससे नवनीत के फैसले पर कोई असर नहीं पड़ा। दूसरा पक्ष कौन है? भूत अमर संप्रदाय का नेता। भूत अमर संप्रदाय की ताकत क्या है? 5 उत्तर पश्चिमी देशों के टॉप संप्रदायों में से एक होने के नाते यहां तक कि बड़ा मायालोक राज्य जो उत्तर पश्चिम के टॉप 5 कुलों में से एक है, उसे डरना पड़ता है। क्या उसके नेता की ताकत कमजोर होगी? कम से कम ये धर्मवीरपुर रणवीर के लेवल की तो है। और तो और वो इतने ताकतवर भूत और अमर लोग लेकर आया था। अगर नवनीत को हत्यारा मान लिया गया तो वो पक्का खतरे में पड़ जाएगा। इसीलिए सबसे पहले वो विवान पर मुसीबत लाना चाहती थी। अगर भूत अमर संप्रदाय की मदद से विवान को मार सके तो ये बहुत अच्छा होगा। लेकिन अवधेश कोई साधारण शख्स था क्या? नवनीत के कुछ शब्दों से वो बहकने वाला था। तुम चिंता मत करो, उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। ये विवान और नवनीत दोनों पर शुभम की हत्या का शक है। आज मैं अपने बेटे शुभम का बदला लेने आया हूं। क्योंकि मुझे नहीं पता हत्यारा कौन है, तो आज ये दोनों मरेंगे। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, वो आगे बढ़ने से खुद को रोक नहीं सका। एक अनदेखी ताकत आसमान तक उठी, जिससे वहां मौजूद सभी लोग पीछे हट गए। बाकी सब लोग हमारे संप्रदाय से पीछे हट जाएं। आज हमारा संप्रदाय सिर्फ उस हत्यारे को मारना चाहता है जिसने मेरे बेटे शुभम को मारा। बाकी लोगों को हम नजरअंदाज करेंगे, लेकिन अगर तुम पीछे नहीं हटोगे तो इस संप्रदाय को दोष मत देना। यह बेरहम और सख्त है। वो एक नजर में देख सकता था कि कई लोग कमजोर नहीं थे। 5-6 प्रकाश लेवल के उस्ताद थे और उनमें से 2 तो अर्थ लेवल के आखिरी चरण में भी थे। अगर सचमुच लड़ाई हो जाए तो ये एक समस्या होगी। श्रीमान, मैं पहले ही कह चुकी हूं कि आपके भूत अमर संप्रदाय के शुभम की हत्या मेरे बेटे नवनीत ने नहीं की थी, बल्कि विवान का जहरीला हाथ था। आप गलत इंसान को पकड़कर असली हत्यारे को बिना सजा दिए नहीं छोड़ सकते। नवनीत बहुत परेशान थी। इन लोगों का दिमाग क्यों नहीं चलता? यह कहना बिल्कुल गलत होगा कि नवनीत हत्यारा नहीं है, बल्कि वो तो हमलावर भी है। नवनीत, तुम क्या बक रही हो? उस वक्त विवान की ताकत के आधार पर वो भूत अमर संप्रदाय के छोटे मुखिया को कैसे मार सकता था? अगर तुम नवनीत को बचाना चाहती हो तो कोई बेहतर बहाना ढूंढो। नवनीत को विवान पर इल्जाम लगाते देख देवयानी अपनी हंसी नहीं रोक पाई। बाकी लोगों ने भी भौहें चढ़ाईं। खासकर मायालोक के कई लोग जो यहाँ के हंगामे से खींचे चले आए थे, एक एक करके गुस्से में दिखे। नवनीत, अगर तुम अपने बेटे को बचाना चाहती हो तो ठीक है, लेकिन विवान पर बेकार की बात मत चढ़ाओ। 5 राज्यों के बड़े मुकाबले की शुरुआती परीक्षा में विवान ने मायालोक राज्य के लिए कितना योगदान दिया। नवनीत एक छोटी सी निजी बात के लिए मदद नहीं करना चाहती थी और यहां तक कि बाहरी लोगों को विवान को मारने देना चाहती थी। यह बहुत ही गलत था। आम लोगों के मन में भी यही ख्याल आ रहे थे। गजराज की तो बात ही छोड़ो। नवनीत, सब जानते हैं कि नवनीत मायालोक राज्य का सबसे बड़ा प्रतिभाशाली है। चमत्कारी कुंड के शक्तिशाली साधना में उसकी साधना स्वर्ग के मध्य लेवल तक पहुंच गई थी और वो मायालोक राज्य का सबसे ताकतवर इंसान है। तुम कह रही हो कि उसने शुभम को नहीं मारा, यह तो सरासर झूठ है। हां, विवान तो नवनीत से बहुत छोटा है। वो भूत अमर संप्रदाय के छोटे मुखिया का मुकाबला कैसे कर सकता है? बिल्कुल सही। देखो,
5 राज्यों के बड़े मुकाबले में नवनीत का हाथ टूट गया था। सब जानते हैं कि 5 देशों की प्रतिभाओं में से सिर्फ कुछ ही नवनीत की तरह मध्य स्वर्ग लेवल तक पहुंचे हैं। मुझे लगता है कि बहुत मुमकिन है कि शुभम के साथ लड़ाई में नवनीत को दूसरे पक्ष ने काट दिया हो। यशवर्धन और बाकी लोगों ने नवनीत का मजाक उड़ाया। बकवास मत करो, ये साफ है कि विवान ने मेरे नवनीत का हाथ मारा था। भूत अमर संप्रदाय के उस्ताद कम नहीं है, मुझे भी विवान नहीं मारा है, ये नवनीत ने अपनी आंखों से देखा है। इस तरह की बेकार दलील का क्या मतलब? नवनीत इतनी गुस्से में थी कि वो पागल होने को थी, क्योंकि विवान से वो पहले ही पूरी कहानी जान चुकी थी और ये भी जानती थी कि शुभम की हत्या नवनीत ने ही की थी। क्या ऐसा है? यही तो तुमने कहा। क्या तुम सचमुच सोचती हो कि हम सब बेवकूफ हैं? भीड़ ने ताना मारा और मजाक उड़ाया। नवनीत इतनी गुस्से में थी कि उसे खून की उल्टी होने लगी। पहली बार उसे लगा कि उसके बेटे की शोहरत कोई अच्छी चीज नहीं थी। हर बात को खींचा जाएगा और उसे साफ साफ समझाया नहीं जा सकता। बस तुम यहां बकवास मत करो। नवनीत हो या विवान, आज दोनों मरेंगे। नवनीत की बकवास सुनने में आलस के साथ अवधेश का शरीर डगमगाया और वो सीधे नवनीत की ओर दौड़ा। उसका बड़ा हाथ पत्तों के पंखे जैसा था जिसने नवनीत के सिर को ढक लिया। धमाका! एक डरावनी ताकत फैल गई। अवधेश ने जानबूझकर सबको रोक दिया। जबरदस्त असली ताकत बह निकली। नवनीत और उनके आसपास के बाकी लोग पीले पड़ गए। उनके शरीर रुई की तरह उड़ने लगे, जैसे तेज हवा के झोंके से हिल गए हों। खुली जगह में सिर्फ नवनीत रह गया। उसकी आंखें पीली और क्रूर थीं। उसे इस बात से नफरत थी कि वो इतना कमजोर था कि अपमान सहना पड़ रहा था। अगर वो कर सकता तो आज जो कुछ भी उसने सहे उसकी भरपाई वो खुद करता। उस आदमी की आंखें! अवधेश का दिल कांप गया। अपने ही हमले के बावजूद ये बेटा अभी भी बगावत कर रहा था। उसकी आंखें किसी जहरीले सांप की तरह मौका तलाश रही थीं, जो बहुत डरावनी थीं। बेटे, इस वक्त भी तुम्हारी आंखों में ऐसी हिम्मत है? क्या तुम उस वक्त के बारे में सोचने को तैयार नहीं हो जब तुमने मेरे बेटे शुभम को मार डाला था? नवनीत की आंखें अवधेश को अपने बेटे की याद दिलाती थीं। एक बार शुभम भी ऐसा ही बगावती था। वो दिल में तेज दर्द हुआ और उसकी हथेली अचानक थपथपाई। बस करो, तुम्हें कुछ बात करनी है। संकट के पल में एक आकृति नवनीत के पास आई और जोर से चिल्लाई। ये जय सिंह था। उसकी आंखें गंभीर थीं, उसके हाथ उसकी छाती के सामने सपाट थे और वो उन्हें जोर से ऊपर उठा रहा था। अर्थ लेवल की जबरदस्त असली ताकत बांध के चरण में फूली अवधेश के हमले को रोकने की कोशिश करती थी। यहां से हट जाओ! अवधेश ने ताना मारा और उसके हाथ की ताकत अचानक बढ़ गई। वो पहले से जानता था कि दूसरा पक्ष नवनीत को आसानी से मारने नहीं देगा, बल्कि जरूर रोकेगा। इसीलिए वो जयसिंह के कदम का इंतजार कर रहा था। एक हाथ, 2 भुजाएं अचानक हवा में टकराईं। जोरदार गड़गड़ाहट हुई और पूरी जमीन हिल गई। जमीन पर समृद्धिगढ़ में तुरंत दरारें खुल गईं, जैसे मकड़ी का जाला फैल गया हो। जयसिंह का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। वो इस भारी ताकत को सहन नहीं कर सका। वो अचानक पीछे हट गया। हर कदम जमीन पर गहरे पैरों के निशान छोड़ता गया। वो 10 कदम से ज्यादा पीछे गया और आखिरकार रुक गया। उसके शरीर में ताकत और खून उमड़ पड़ा। जयसिंह अब इसे सहन नहीं कर सका। उसके मुंह से खून की एक बूंद निकली और उसकी सांसें तुरंत कमजोर हो गईं। तुम मुझे रोकना चाहते हो? सामने अवधेश का शरीर स्थिर था, एक ठंडी मुस्कान के साथ। क्या? सब इस फर्क से हैरान थे। कैसे? मैं बिना सिर हिलाए नहीं रह सका। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। एक चाल, बस एक चाल। पहले जयसिंह, जो इतना दबंग था और जिसे वहां का सबसे ताकतवर आदमी कहा जा सकता था, इतनी बुरी तरह हार गया। वो तो अर्थ लेवल के आखिरी चरण का ताकतवर आदमी था। अवधेश के हाथों में भी वो एक चाल भी नहीं चला सका। क्या ये मजाक है? सब हैरान और उलझन में थे। दूर से सिंह परिवार के बुजुर्ग और बाकी लोग आखिरकार पहुंच गए। मैदान का दृश्य देखकर वो लड़खड़ा गए और लगभग जमीन पर गिर पड़े। उनके ख्याल में दक्षिणांचल में दत्ता परिवार का जयसिंह कम से कम अर्थ लेवल के आखिरी चरण का ताकतवर था। भले वो अवधेश का मुकाबला न कर पाए, लेकिन इतना बुरा भी नहीं होना चाहिए था। भले वो अजेय न रह पाता, 120 राउंड तक टिकने में कोई दिक्कत नहीं थी। और ये खबर कि भूत अमर संप्रदाय यहां बेरहमी से लड़ रहा है, पहली बार महाराज के कानों तक पहुंची होगी। एक बार दत्ता परिवार के उस्ताद आ गए तो भूत अमर संप्रदाय के लिए फिर से कोशिश करना नामुमकिन था। ये सोचना अच्छा लग सकता था, लेकिन हकीकत बहुत क्रूर थी। सिर्फ एक चाल में दत्ता परिवार का स्वामी हार गया और खून की उल्टी करके बुरी तरह घायल हो गया। वो दत्ता परिवार के उस्ताद के आने की जिद कैसे कर सकता था? लोग स्तब्ध थे।
और सबसे ज्यादा डर जय सिंह को था। डरावना, बहुत डरावना। क्या यही उत्तर पश्चिमी भारत के टॉप 5 देशों की ताकत है? जैसा बड़े बुजुर्ग ने सोचा था, जय सिंह ने नहीं सोचा था कि वो अवधेश का मुकाबला कर पाएगा। लेकिन वो भी अर्थ लेवल का आखिरी चरण का मार्शल आर्टिस्ट था। वो एक दूसरे के खिलाफ कैसे लड़ सकता था? दरअसल उसने पहले कुछ नहीं कहा था। उसने अहम पल में शुरुआत की। वो भी उत्तर पश्चिमी चीन के टॉप 5 देशों से लड़ना चाहता था, लेकिन नतीजा उसे निराश कर गया। अवधेश की हथेली के नीचे लहरों जैसी जबरदस्त असली ताकत पल में उसके शरीर में घुस गई, यहां तक कि उसे रोकने का मौका भी नहीं मिला। डरावना, बहुत डरावना। इस वक्त उसके दिल में सिर्फ डर था। लोगों के डर के सामने अवधेश का चेहरा अभी भी शांत और बेपरवाह था, जैसे उसने अभी अभी कोई छोटा मोटा काम किया हो। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, अपना हाथ उठाया, हथेलियों का एक जोड़ा ऊपर किया और पहले ही नवनीत को फिर से पकड़ लिया और उसकी तस्वीर खींच ली। रुक जाओ! एक दहाड़ के साथ जय सिंह फिर से दौड़ा। भले वो उसका मुकाबला न कर पाए, लेकिन वो अपने पोते को दूसरे पक्ष के हाथों मरते नहीं देख सकता था। इस बार ऐसा लगा जैसे उसके शरीर में कोई जंगली जानवर जाग गया हो। आकाश से एक अद्भुत ताकत उभरी। ये उसके खून की ताकत थी। उसी वक्त दत्ता परिवार के बाकी ताकतवर लोग जो उसकी कमान में थे, झपट्टा मारकर बाहर आ गए। हालांकि इन ताकतवर दत्ता परिवार वालों की ताकत अर्थ लेवल के शुरुआती शिखर के आसपास थी, फिर भी वो ताकतवर और शानदार थे। प्रभु, एक तरफ भूत अमर संप्रदाय के कई ताकतवर लोग अपना मुंह खोले बिना नहीं रह सके और वो भी हमला करना चाहते थे। नहीं, लेकिन अवधेश ने हाथ हिलाकर उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। उसी वक्त उसकी ठंडी रोशनी वाली आंखें अचानक भीड़ में घुस गईं। आह आह! तीखी चीखें, तुरंत गूंजने वाली आवाजें और हमले की जोरदार ध्वनि के साथ कांची के कई ताकतवर लोग चीखते हुए पीछे उड़ गए। वो भारी होकर जमीन पर गिर पड़े। वो दर्द से कराह रहे थे, चीख रहे थे और जमीन पर लौट रहे थे। उनकी नसें टूट रही थीं और खून बह रहा था। बस 1-2 सांसों में दत्ता परिवार के सारे अर्थ लेवल के उस्ताद जमीन पर गिर पड़े, बुरी तरह घायल हो गए और फिर से लड़ने के काबिल नहीं रहे। फिर अवधेश की नजरें कांची राज्य पर पड़ीं। एक ताना मारा आवाज अभी भी गूंज रही थी। अवधेश कांची राज्य की ओर दौड़ा। उसका एक जोड़ा हाथ बिजली की तरह कांची राज्य के शरीर पर जा पड़ा। जय सिंह का खून रोशनी में कांप रहा था। आखिरकार वो इस जबरदस्त ताकत को सहन नहीं कर सका। एक टूटे हुए धमाके के साथ जय सिंह खुद एक बार फिर बेतरतीब होकर उड़ गया। इस बार वो और भी बुरा हाल था। उसके कपड़े फट गए थे और उसका शरीर खून से लथपथ था। वो एक खूनी इंसान बन गया था। पिताजी! नवनीत चिल्लाई। उसका दिल चाकू की तरह दुख रहा था और उसके चेहरे पर डर के भाव थे। आसपास के सारे लोग इस पल स्तब्ध थे। वो अवधेश को भूत की तरह देख रहे थे और खुद को हैरान महसूस कर रहे थे। क्या ये भूत अमर संप्रदाय का नेता है जो उत्तर पश्चिमी चीन का टॉप लीडर है? ताकतवर, बहुत ताकतवर, समृद्धिगढ़, जिसकी साधना अर्थ लेवल के आखिरी चरण में थी, मायालोक राज्य के टॉप ताकतवर लोगों में से एक था। लेकिन अवधेश के हाथों में वो बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सका। फर्क बहुत बड़ा था। ये बिल्कुल एक लेवल का नहीं था। अर्थ लेवल का कोई इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? ये अविश्वसनीय था। अगर तुमने अगली बार फिर से रोकने की हिम्मत की तो तुम सिर्फ घायल नहीं होगे बल्कि मर जाओगे। हवा में ठंडी आवाज गूंजी। अवधेश के भाव बेपरवाह थे। वो कदम कदम नवनीत की ओर बढ़ा। नहीं, मुझे चोट मत पहुंचाओ। नवनीत दहाड़ती हुई अपने बच्चों की रक्षा करती शेरनी की तरह दौड़ी। हट जाओ! लेकिन अवधेश ने उसे दूर धकेल दिया। वो जमीन पर गिर पड़ी, बेतरतीब और उलझन में। मैडम! बड़े लोग डरे हुए थे। वो घबराए थे लेकिन आगे आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। मां! नवनीत का दिल कांप उठा। क्या तू हताश है? अवधेश कदम कदम नवनीत की ओर बढ़ा। उसकी डरावनी ताकत मानो उसके शरीर में कोई पहाड़ दबा हुआ हो। उसके मुंह का कोना ठंडा था और उसकी आंखों में नफरत की लहर दौड़ रही थी। अवधेश ने ठंडे लहजे में कहा, लेकिन तुझे पता है, जब तूने मेरे बेटे शुभम को मारा था तो क्या उसका दिल भी तेरी तरह बेचैन था? आज मैं तुझसे अपने खून का बदला चुकाने और मेरे साथ अनंत दुनिया में चलने को कहूंगा। उसकी हथेली ऊपर उठी, नई ताकत जुटाने के लिए तैयार। अचानक वो थप्पड़ मारने को हुआ। हवा, भाग! नवनीत हैरानी से उठी और चिल्लाई। नवनीत को याद दिलाने की जरूरत नहीं थी। नवनीत का वही इरादा था। अचानक उसके शरीर में तेज रफ्तार की ताकत फूटी। वो अवधेश की पकड़ से छूटा और बाहर की ओर दौड़ा। अवधेश ने ठंडी सिसकारी भरी और उसकी हथेलियां तेजी से ताली बजाने लगीं। टूट गया! नवनीत जोर से चिल्लाया। उस नाजुक पल में उसने अचानक एक गोली निगल ली। उसी वक्त उसका शरीर एक अजीब खून की ताकत से फट पड़ा।
वो पीछे से वार करता हुआ अवधेश के हमले को रोकने की कोशिश करने लगा। हा, हास्यास्पद, अवधेश ने ताना मारा। एक टूटे हाथ वाला जवान उसका हमला रोकना चाहता है। क्या उसने नहीं देखा कि उससे पहले एक ताकतवर आदमी जयसिंह उसकी हथेली से चौंक गया था? लेकिन अवधेश को उम्मीद नहीं थी कि जब दोनों हाथ एक दूसरे को छू रहे थे, नवनीत के शरीर में अचानक एक अजीब ताकत उभरी। इसने उसके हमले को रोक दिया और हमले की ताकत का फायदा उठाकर उसकी भागने की रफ्तार बढ़ा दी। अच्छा, देर हो गई। अवधेश हैरान था। पहले वो नवनीत को एक हाथ से नहीं मारना चाहता था, इसलिए उसने पूरी ताकत नहीं लगाई। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि नवनीत उसे रोक देगा, बल्कि उसी के हमले से वो भागने का केंद्र बन गया। और तो और, नवनीत की साधना स्वर्ग लेवल के मध्य में नहीं, बल्कि स्वर्ग लेवल के आखिरी चरण में थी। क्या तू बच सकता है? अवधेश हैरान था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। ताने के साथ अवधेश की हथेली ने अचानक एक डरावना चूषण पैदा किया। ड्रैगन हथेली! नवनीत का शरीर आगे नहीं बढ़ा, बल्कि पीछे खिंच गया। उसे जबरदस्ती चूसा और खींचा जा रहा था। अच्छा बेटा, मेरे 2 बेटे हैं, कोई आश्चर्य नहीं कि मैं अपने बेटे शुभम को मार सकता हूं। नवनीत को अपने सामने खींचते हुए अवधेश की आंखें ठंडी हो गईं। उसने नहीं सोचा था कि शुभम की साधना ऊर्जा लेवल के मध्य में नहीं, बल्कि ऊर्जा लेवल के आखिरी चरण में थी। इस उम्र में 5 उत्तर पश्चिमी देशों के इतिहास में बहुत कम लोग हैं जो अपनी ताकत को ऊर्जा लेवल के आखिरी चरण तक ले जा सकते हैं। उनमें से लगभग हर कोई अर्थ लेवल पर ताकतवर बन सकता है। क्या कमाल की प्रतिभा है! नवनीत जितना ताकतवर होता है, अवधेश उतना ही यकीन करता है कि उसने उसके बेटे को मारा। यह आदमी फिर से टूट गया। भीड़ में विवान भी थोड़ा हैरान था। वो अच्छी तरह जानता था कि नवनीत की ताकत सिर्फ स्वर्ग लेवल के मध्य में थी जब वो 5 राज्यों की शुरुआती परीक्षा में था। जाहिर है, मायालोक राज्य में लौटने के आधे महीने बाद उसने एक और कामयाबी हासिल की। यहां तक कि विवान भी हैरान हुए बिना नहीं रह सका। कहना होगा कि नवनीत की प्रतिभा वाकई बहुत ऊंची है और ये बिल्कुल खोखला नाम नहीं है। हालांकि इसकी तुलना मार्शल आर्ट के उन ताकतवर लोगों से नहीं हो सकती, लेकिन ये 5 उत्तर पश्चिमी देशों में बिल्कुल आसमान के खिलाफ है। विवान, तुम्हें इस मौके का फायदा उठाकर यहां से चले जाना चाहिए, वरना नवनीत को मारने के बाद उसका निशाना तुम होगे। विवान के ख्यालों से अलग शुद्धेश्य विवान की फिक्र कर रहा था। जय सिंह जैसा ताकतवर आदमी भी अवधेश का मुकाबला नहीं कर सका। हालांकि उसकी ताकत जय सिंह से बेहतर है, फिर भी उसे रोकने की कोई गारंटी नहीं थी। विवान, तुम चुपके से क्यों नहीं चले जाते? हम एक दूसरे को रोककर तुम्हारी मदद करेंगे। यशवर्धन, उपेंद्र और बाकी लोग भी चुपके से सलाह दे रहे थे। नहीं, उन्हें लगा कि विवान मान जाएगा, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि विवान ने मना कर दिया। तुम जल्दबाजी मत करो। शुद्धेश्य और उनकी पत्नी परेशान थे, लेकिन अवधेश की पकड़ में आने के डर से उन्होंने चेहरे पर ज्यादा कुछ नहीं दिखाया। आप निश्चिंत रहें, मेरी अपनी सोच है। विवान ने सिर हिलाया और दृढ़ता से देखा। क्या अवधेश जैसा ताकतवर आदमी यहां ध्यान नहीं देगा? अगर वो नहीं हिलता तो ठीक है, लेकिन अगर वो हिला तो दूसरा पक्ष उसे जरूर पकड़ लेगा। उस वक्त अध्यक्ष शुद्धेश और उनके साथी एक दूसरे को नहीं रोक पाएंगे, बल्कि और खतरनाक हो जाएंगे। इसके अलावा समय के हिसाब से अमरेंद्र को खबर मिल जानी चाहिए थी। अगर वो वाकई मदद करना चाहता था तो बचाव दल अब तक पहुंच जाना चाहिए था। अब जाने के बजाय यहां रहना और हर तरह के बदलाव का सामना करना बेहतर था। अवधेश का हाथ ऊंचा था, नवनीत के सिर के ऊपर लटक रहा था। उसे बस धीरे से गिरने की जरूरत थी और नवनीत मर सकता था। क्या तूने कभी उस पल के बारे में सोचा जब तूने मेरे बेटे शुभम को मारा था? अवधेश की आंखों में गुस्से की चमक थी। नहीं नहीं, मैंने शुभम को नहीं मारा, विवान ने उसे मारा था। भले ही दिल में फिर से घमंड था, लेकिन मौत के सामने नवनीत बार बार शांत नहीं रह पा रहा था। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। वो अभी जवान था और मरना नहीं चाहता था। तूने उसे नहीं मारा। क्या तुझे लगता है कि मैं इस पर यकीन करूंगा? उत्तर पश्चिम के 5 देशों में शुभम को मारने की सबसे ज्यादा संभावना तुझ पर है। जहां तक विवान की बात है, तू निश्चिंत रह, तेरे मरने के बाद वो भी मरेगा। अवधेश अपने लिए कोई अफसोस नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि दोनों पर शक था तो दोनों को ही मरना होगा। इसके अलावा उसे शक था कि विवान ने सूर्यपाल और निशांत को उसकी हत्या के लिए भेजा था। कैसे दूसरी तरफ सब ठीक था, लेकिन सूर्यपाल और निशांत गायब हो गए। लेकिन उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। शायद सूर्यपाल और निशांत ने देखा होगा
कि यहाँ कई उस्ताद हैं। उनके पास शुरू करने का वक्त नहीं था। वो वापस जाकर खुद को रिपोर्ट करने को तैयार थे, लेकिन चूक गए। सबसे बड़ी जरूरत पहले नवनीत को मारना था। धमाका। उसके शरीर में असली ताकत का डरावना जमावड़ा था। अवधेश की हथेली में जबरदस्त दबाव था। सांस इतनी तेज थी कि वो नवनीत नहीं था। यहां तक कि अर्थ लेवल का योद्धा भी तुरंत मारा जाता और उसका सिर बदल जाता। अवधेश की हथेली गिरने वाली थी। नहीं, मैं कसम खाता हूं, मैं भगवान की कसम खाता हूं कि शुभम को नवनीत ने नहीं बल्कि विवान ने मारा था। मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। अगर कोई झूठ है तो आसमान मुझ पर बिजली गिराएगा और मैं आसानी से नहीं मरूंगा। मौत के आने को महसूस करते हुए नवनीत डर से चीख पड़ा। उसका दायां हाथ ऊपर था, उसका चेहरा गंभीर था और उसने आसमान की कसम खाई। ये तो स्वर्ग की कसम है। नवनीत, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसी कसम खाने की? क्या यह सच है कि उसने शुभम को नहीं मारा? आसपास के लोगों ने यह दृश्य देखा तो वो एक एक करके बात करने से खुद को रोक नहीं पाए। सब हैरान थे। प्रकृति नियम कसम एक योद्धा की है जो अपनी मार्शल आर्ट की इच्छा का इस्तेमाल करके आसमान की कसम खाता है। इस तरह की कसम भले ही बनावटी न हो, वाकई आसमान से टकराएगी, लेकिन इसे लेना आसान नहीं है, क्योंकि एक बार मार्शल आर्ट की इच्छा का इस्तेमाल करने पर योद्धा की नींव हिल जाएगी। अगर कोई धोखा हुआ तो योद्धा के दिल में एक राक्षस पैदा होगा। भले ये बिजली और गड़गड़ाहट जितना तेज न हो, लेकिन भविष्य में साधना में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होगा। अगर जल्दबाजी में साधना की तो भी वो टूट जाएगा और मर जाएगा। इसलिए आम मार्शल आर्ट वाले लोग आपात स्थिति में भी स्वर्ग की कसम नहीं खाते। अच्छा, उसे बस धीरे से गिरने की जरूरत थी और नवनीत मर सकता था। क्या तूने कभी उस पल के बारे में सोचा जब तूने मेरे बेटे शुभम को मारा था? अवधेश की आंखों में गुस्से की चमक थी। नहीं नहीं, मैंने शुभम को नहीं मारा, विवान ने उसे मारा था। भले ही दिल में फिर से घमंड था, लेकिन मौत के सामने नवनीत बार बार शांत नहीं रह पा रहा था। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। वो अभी जवान था और मरना नहीं चाहता था। तूने उसे नहीं मारा? क्या तुझे लगता है कि मैं इस पर यकीन करूंगा? उत्तर पश्चिम के 5 देशों में शुभम को मारने की सबसे ज्यादा संभावना तुझ पर है। जहां तक विवान की बात है, तू निश्चिंत रह, तेरे मरने के बाद वो भी मरेगा। अवधेश अपने लिए कोई अफसोस नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि दोनों पर शक था तो दोनों को ही मरना होगा। इसके अलावा उसे शक था कि विवान ने सूर्यपाल और निशांत को उसकी हत्या के लिए भेजा था। कैसे दूसरी तरफ सब ठीक था, लेकिन सूर्यपाल और निशांत गायब हो गए। लेकिन उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। शायद सूर्यपाल और निशांत ने देखा होगा कि यहाँ कई उस्ताद हैं। उनके पास शुरू करने का वक्त नहीं था। वो वापस जाकर खुद को रिपोर्ट करने को तैयार थे, लेकिन चूक गए। सबसे बड़ी जरूरत पहले नवनीत को मारना था। धमाका। उसके शरीर में असली ताकत का डरावना जमावड़ा था। अवधेश की हथेली में जबरदस्त दबाव था। सांस इतनी तेज थी कि वो नवनीत नहीं था। यहां तक कि अर्थ लेवल का योद्धा भी तुरंत मारा जाता और उसका सिर बदल जाता। अवधेश की हथेली गिरने वाली थी। नहीं, मैं कसम खाता हूं, मैं भगवान की कसम खाता हूं कि शुभम को नवनीत ने नहीं बल्कि विवान ने मारा था। मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। अगर कोई झूठ है तो आसमान मुझ पर बिजली गिराएगा और मैं आसानी से नहीं मरूंगा। मौत के आने को महसूस करते हुए नवनीत डर से चीख पड़ा। उसका दायां हाथ ऊपर था, उसका चेहरा गंभीर था और उसने आसमान की कसम खाई। ये तो स्वर्ग की कसम है। नवनीत, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसी कसम खाने की? क्या यह सच है कि उसने शुभम को नहीं मारा? आसपास के लोगों ने यह दृश्य देखा तो वो एक एक करके बात करने से खुद को रोक नहीं पाए। सब हैरान थे। प्रकृति नियम कसम एक योद्धा की है जो अपनी मार्शल आर्ट की इच्छा का इस्तेमाल करके आसमान की कसम खाता है। इस तरह की कसम भले ही बनावटी न हो, वाकई आसमान से टकराएगी, लेकिन इसे लेना आसान नहीं है, क्योंकि एक बार मार्शल आर्ट की इच्छा का इस्तेमाल करने पर योद्धा की नींव हिल जाएगी। अगर कोई धोखा हुआ तो योद्धा के दिल में एक राक्षस पैदा होगा। भले ये बिजली और गड़गड़ाहट जितना तेज न हो, लेकिन भविष्य में साधना में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होगा। अगर जल्दबाजी में साधना की तो भी वो टूट जाएगा और मर जाएगा। इसलिए आम मार्शल आर्ट वाले लोग आपात स्थिति में भी स्वर्ग की कसम नहीं खाते। अच्छा, ये सुनकर अवधेश की भौहें तन गईं। वो कैसा दिखता है? ये बिल्कुल सच्चा लगता है। इस वक्त हालांकि नवनीत की भौहों के बीच थोड़ा गुस्सा और नाराजगी थी, लेकिन उसकी कसम का लहजा बहुत सच्चा था। ये उसके शरीर में मार्शल आर्ट की ताकत को हिला रहा था। ये नकली नहीं लगता था। क्या ये सच है? अवधेश को इस बात की परवाह नहीं थी कि नवनीत मरे या जिए। उसे बस इस बात की फिक्र थी कि असली हत्यारा कौन है।
अगर वो असली हत्यारे को नहीं मार सका तो वो अपने बेटे को पाताल लोक के नीचे आंखें बंद करने नहीं दे सकता था। मैंने नवनीत से स्वर्ग की कसम भी खाई थी। क्या तुम्हें यकीन नहीं? शुभम को वाकई विवान ने मारा था। सिर्फ शुभम ही नहीं बल्कि वर्धन साम्राज्य के तीसरे राजकुमार आर्यन को भी विवान ने मार डाला था। मैं वहां था और मैंने ये साफ देखा था। दरअसल मैं उनकी लड़ाई का फायदा उठाकर विवान को मारना चाहता था, लेकिन विवान इतना चालाक था कि उसने न सिर्फ शुभम को मार डाला बल्कि बुरी तरह घायल होने का नाटक भी किया। जब मैं आगे आया तो उसने अचानक हत्यारा मारा और मेरा दायां हाथ काट दिया। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं राक्षसी पैतृक पर्वत शिरा में इतना शर्मिंदा कैसे होता? नवनीत ने दांत पीसे क्रूर दिखते हुए और विवान को घूरने लगा। उसे इससे नफरत थी। उसके ख्याल में विवान ने ये सारी मुसीबतें लाई थीं। अगर विवान न होता तो उसका हाथ कैसे टूटता? अगर विवान ने शुभम को नहीं मारा होता तो भूत अमर संप्रदाय के ताकतवर लोग कैसे आते और उसे सबके सामने हराते? अब उसने स्वर्ग की कसम खाई। चाहे उसने झूठ बोला हो या नहीं, उसने अपने दिल में एक राक्षस छोड़ दिया था, एक राक्षस जो अपमान सहकर बचा था। इस दिल के राक्षस का उसके भविष्य की जिंदगी पर बहुत असर पड़ेगा। ये सब विवान की वजह से था। इस वक्त नवनीत ने यह नहीं सोचा होगा कि अगर उसने विवान का पीछा नहीं किया होता और उसे मारना नहीं चाहता तो वो इस हालत में कैसे पहुंचता। जब नवनीत ने यह कहा तो सारी भीड़ में हंगामा मच गया। हर कोई हैरान था। एक एक करके विवान और नवनीत को देखते हुए वो चौंक गए।